हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम प्राचीन इतिहास में दूसरी क्लास को करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक सिंधु घाटी सप्ताह है। हमने फर्स्ट क्लास जिसमें हमने प्रागीय ऐतिहासिक काल को कंप्लीट किया था, तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सप्ताह बोलते हैं, ये प्राचीन भारत की एक शहरी सभ्यता थी, जिसमें सड़कें समकोण पर काटती थी, उन्नत जल निकासी थी, जल प्रणाली बहुत अच्छी थी। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो चार्ल्स मैसोन थे, ठीक है जी, कौन थे जी? चार्ल्स मैसोन। ये भाई 1826 में जो हड़प्पा के खंडर थे ना, उनका अन्वेषण कर रहे थे। तो इसने लगाया कि शायद ये सिकंदर महान के समय के होंगे, क्योंकि ये जो इसका टाइम था वो एग्जैक्ट नहीं बता पाए थे। ठीक है, टाइम को ये एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाई थी कि किस टाइम की ये है। ठीक, ठीक है भाई। तो उसके बाद जो एक विलियम ब्रेंटन थे 1856 में, ये कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करवाते हैं। तो ये वहां पे देखते हैं कि कुछ प्राचीन वस्तुएं उन्हें मिलती है, ईंटें मिलती है। वो ये जो जितने भी प्राचीन वस्तु थे, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके पास भेज देते हैं। कौन भेज देते हैं? विलियम ब्रेंटन। कौन जी? विलियम ब्रेंटन। ठीक है जी। देन उसके बाद 1872 में, 1872 में, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनको कुछ मोहरें मिलती हैं। ठीक है, बट वो भी इसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं लगा पाते कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है। उन्होंने बस एक अनुमान लगाया कि शायद ये 1000 साल पुराने हो सकते हैं। कितने जी? 1000 साल पुराने। अभी तक कोई भी इसका टाइम अच्छे से बता नहीं पाया था कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या था। देन उसके बाद जो जेफ फ्लीट थे, 1912 में इन्होंने एक पत्रिका में प्रकाशित कर दिए। ठीक है, तो कौन सी पत्रिका थी? जो कि रॉयल सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, ये लंदन में बनी थी 1823 में। किसके द्वारा बनाई गई थी ये? हेनरी थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा जी? हेनरी थॉमस के द्वारा। ठीक है जी। इसका जो कार्य था, इसका कार्य था भाई, जितने भी एशिया में भाई विज्ञान है, साहित्य है, कला है, जितने भी इससे जुड़े मुद्दे हैं, उन पर रिसर्च करना था। ठीक है, किस किस पर रिसर्च करना था? मैं लिख देता हूं। एशियाज हिस्ट्री होगी। ठीक है जी। लैंग्वेज होगी, लिटरेचर होगी। इन पर इनका रिसर्च करना था। क्या करना था जी? रिसर्च। तो जो जे फ्लीट थे, ये भी इसका एग्जैक्ट समय नहीं बता पाए कि ये इसका समय था। मतलब समर्थ नहीं रहे थे वो टाइम बताने में। देन उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक जो थे, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवा दी। कहाँ की? हड़प्पा की। तो दयाराम साहनी ने, बोलते हैं ना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो दयाराम साहनी कब की थी? 1921 में। ठीक है। देन उसके बाद राखलदास बनर्जी ने, जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी 1922 में। किसने? मोहन जोदड़ो की। ठीक है जी। तो राखलदास बनर्जी ने। तो यहाँ से इसका सिलसिला स्टार्ट होने लग जाता है। विद्वानों में मत नाम से लेके
इसके काल निर्धारण से लेके हर चीज में मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एक बार देख लेते हैं कि भौगोलिक इसका पार्ट क्या क्या था। सबसे पहले जो इसकी शेप थी वो ट्रायंगुलर शेप थी, त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसके जो सबसे उत्तरी जो साइड थी, जो स्थल था, उसका नाम था मांडा। क्या नाम था जी? मांडा, जो कि चेनाब रिवर के किनारे था। ठीक है जी, जो इसका पूर्वी बिंदु था वो था जी आलमगीर, ये यूपी में है। और रिवर थी यहाँ पे हिंडन रिवर। ठीक है जी, जिसका दक्षिणतम बिंदु था वो था दाइमाबाद। क्या था जी? दाइमाबाद, जो कि प्रवरा रिवर, क्या जी, प्रवरा रिवर के किनारे था। प्रवरा जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट मतलब किसकी साइड नदी है? जैसे ये गोदावरी रिवर है, गोदावरी की एक दाएं हाथ की जो एक रिवर थी उसका नाम था मूल। जो मूल की एक सहायक रिवर थी उसका नाम है परवरा, ये इसके किनारे था जी, दाइमाबाद। और जो इसका पूर्वी बिंदु है वो है जी सुतकांगेडोर। क्या जी? सुतकांगेडोर, जो कि दासक रिवर के किनारे पड़ता है। कौन सा जी? दासक रिवर। ये बलूचिस्तान लगा लो, अफगानिस्तान लगा लो। इसका जो हम नॉर्थ से साउथ तक आते हैं तो ये पड़ता है जी 1400 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ। और हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, पूर्व से पश्चिम, तो ये पड़ता है जी 1600 किलोमीटर। इसका एरिया जो है, इसका एरिया है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है जी? 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, और सबसे जो पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। ठीक है, और अभी तक ना मतलब 1500 से लेके 1600 तक की जो स्थल है वो खोजे जा चुके हैं। और करीबन करीबन जो 1000 है ना, 1000 से प्लस वो इंडिया में है। ठीक है जी, ये इसका एक थोड़ा ज्योग्राफिकल पार्ट था। देन उसके बाद हम इसके नामकरण पे बहुत से विद्वानों के मतभेद हुए। किसी ने इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला है, तो किसी ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले नाम दिया था हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया स्थल था। ठीक है जी, तो इसके करके इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला। ठीक है जी, देन उसके बाद जितने भी इसके स्थल थे वो मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे फल फूल रहे थे, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। ठीक है जी, क्या बोला? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जितने भी बड़े शहर हैं, ठीक है, वो ना मतलब एक नदी के किनारे ही बसते हैं, क्योंकि जब किसी भी शहर का उदय होता है, ठीक है जी, वहां पे प्राइमरी वर्क एग्रीकल्चर होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर के लिए अच्छी भूमि, पानी भी चाहिए होता है। तो इसलिए जितने भी शहर हैं, मोस्टली शहर नदी के किनारे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। और बहुत से स्थल इसके सरस्वती नदी के किनारे थे, तो इसका नाम सरस्वती सिविलाइजेशन रख दिया। ठीक है जी, सरस्वती सिविलाइजेशन। इसको पहले नगरीय सभ्यता या फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला, क्योंकि ये पहली थी। और यहां से ही कांस्य का युग, जो कॉपर का युग है, वो स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, तो इसको बोला कि भाई ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। ठीक है जी, क्या बोला जी? ब्रॉन्ज। तो देन उसके बाद जो सबसे पहला मेटल यूज हुआ है, सबसे पहला मेटल कौन सा यूज हुआ? कॉपर यूज हुआ। और जो ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज दो मेटल से बनकर बनता है, ये याद रखना। एक तो कॉपर है,
कौन सा जी? एक कॉपर है और एक टिन है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है जी? ब्रोंज बनता है। इसके रिटन सोर्स तो है हमारे पास, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं थे, बट इसके रिटन एविडेंस है, बट हमें उनको पढ़ नहीं पाते, हम डेसिफर नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि जितने भी है वो पिक्टोग्राम में है। इसकी हम लिपि को बोलते हैं बोस्ट्रोफोडोन। क्या बोलते हैं जी? बोस्ट्रोफोडोन। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफोडोन। और ये पता है कैसे लिखी जाती थी? सबसे पहले राइट से स्टार्ट होती थी और लेफ्ट तक जाते थे। फिर नेक्स्ट पंक्ति जो अगली लाइन है वो लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे ऐसे खत्म होती थी, फिर ऐसे आती थी, फिर ऐसे आती थी। अभी तक कोई भी इसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, इसका जो भी एज है, हम एज का एस्टिमेटेड लगाते हैं कार्बन डेटिंग से, कार्बन रेडियो एक्टिव डेटिंग से, C14 से। ठीक है जी। और इसका जो समय है, समय में भी विद्वानों का विवाद रहा है। किसी ने इसको 3300 से लेके 1300 तक बताया BC तक, किसी ने इसको 2500 से लेके 1750 तक बताया। बट इसका हम समय मानते हैं 2350 BC से लेके 1750 BC तक। इसके टाइम भी बहुत अलग अलग है, तो बहुत से विद्वानों का मतभेद ही रहा है इसके टाइम में भी। देन इसके साथ बहुत सी और भी जो सभ्यताएं हैं वो भी फल फूल रही थी। जैसे इजिप्ट में नाइल वैली थी, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया थी, जिसको हम टिग्रिस यूरोफेटस वैली भी बोलते हैं। चाइना में हुआंगहू वैली, जो कि येलो रिवर के किनारे बस रही थी। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं कर देता हूं। जैसे नाइल रिवर है, नाइल रिवर ना दो रिवर से मिलकर बनती है। सबसे पहले है ब्लू ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल। ठीक है, ब्लू नाइल का जो ओरिजिन है वो है ताना लेक। क्या जी? ताना लेक। और जो व्हाइट है वो है जी विक्टोरिया। क्या जी? विक्टोरिया। व्हाइट कहाँ जी? विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक ना तीन देशों में है। यूकेटी आप याद रखना ना, युगांडा, केनिया, तंजानिया। बस वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, जो फिर ये दोनों इकट्ठी होती हैं सूडान में, खार्तूम जो इसकी राजधानी है, वह खार्तूम में इकट्ठी होके ये फिर नाइल बन जाती है, और ये फिर मेडिटेरियन सी में अपना मुहाना बनाती है। तो बहुत से विद्वानों ने बोला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से हुई है। कहां से बोला? कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। तो इसको बोला कि ये डिफ्यूजन थ्योरी है, मतलब विषणवादी। विषणवादी का मतलब कि जैसे किसी भी सभ्यता का मूल निवास वहां ना होकर, जैसे ये इनका सिंपल सा मानने का, कहने का मतलब ये था कि जो भी मेसोपोटामिया के लोग थे वो वहां पर गए, वहां पे जाके बसे, और उससे ही ये सिविलाइजेशन का उदय हुआ है। इनका मानना था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां उसका जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया से हुई थी, जिसको हम विष्णुवादी सिद्धांत बोलते हैं, डिफ्यूजन थ्योरी बोलते हैं। इसके जो मेन सपोर्टर थे, सबसे पहले कौन था? गार्डन चाइल्ड। कौन था जी? गार्डन चाइल्ड। इसने क्या, इसने ही तो बोला था ना, नवपाषाण की क्रांति। देन उसके बाद जॉन मार्शल। कौन है जी? जॉन मार्शल। क्रैमर। ठीक है, डीडी कोसम्बी। कौन है जी? डीडी कोसम्बी। और SD संकालिया। और कौन सा है जी? SD संकालिया। इन्होंने इस जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी पर अपनी हामी भरी थी कि हाँ, हम मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया से हुई है। और बहुत सी इसमें कॉमन चीज भी थी, बट डिफरेंस जब देखेंगे ना, इतना डिफरेंस मिलेगा कि कोई भी इंसान बोलेगा कि नहीं,
मेसोपोटामिया से तो शायद नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और सबके भाई तरक्की है, किसी को पता तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं। वो एक जो जैन की थ्योरी है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना जैन धर्म, वो ये बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सत्य है, वो ये बोल रहा है वो भी सत्य है, जो ये बोल रहा है वो भी सत्य है, बट सबकी आंखों पे पट्टी लगी है, तो कैसे सत्य बता पाओगे? इस थ्योरी को ना महात्मा गांधी जी ने भी माना था। ठीक है, ये थ्योरी ऐसे थी कि एक बड़े से हाथी को खड़ा कर दे और पांच छह इंसान की आंखों पे पट्टी बांध दे, और किसी को उसकी पूंछ पकड़ा दे, किसी को पैर पकड़ा दे, किसी को कुछ पकड़ा दे, तो वो अलग अलग बताएंगे। कोई हाथी की पूंछ ना बोलकर ये बोलेगा कि घोड़े की पूंछ है, बट वो सही है ना कि उसको लगा है, बट सच्चाई किसी को दिखी नहीं है। तो ऐसे ही हमारी हिस्ट्री भी है, क्योंकि अभी तक जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के उसके तो एविडेंस हमें मिले ही नहीं है। इसके एविडेंस मिले हैं तो उन्हें कोई डेसिफर नहीं कर पाया, उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया, तो सब का अपना अनुमान है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत से विद्वानों के बीच में मतभेद रहा है। जैसे मॉडर्न इंडिया के में विद्वानों का मतभेद नहीं रहा कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखी हुई चीज थी भाई। तो इसमें समानता क्या क्या है कि इन दोनों में भाई पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। जो घर बनाते थे ना, तो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। सीलों का ज्ञान था, कांस्य का प्रयोग किया है। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो चाक का प्रयोग करते थे। ठीक है, बैल आकार की मूर्तियां हैं। कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे भी कृषि होती थी, वहां पे भी व्यापार तो चलता ही था। व्यापार दोनों से, समुद्री से भी मार्ग से भी और स्थल मार्ग से भी, दोनों से चलता था। ये इसके जो वो थे समानताएं थे कि हाँ ये समानता तो हो सकती है। अब ये बताओ कि कोई किसी दो देश के बीच अगर व्यापार होता है, तो कुछ कॉमन चीज वहां भी मिलेंगी और कुछ कॉमन चीज वहां भी मिलेंगी। बट ये थोड़ा ना कि भाई अगर हम ये बोल दे कि जापान की उत्पत्ति भारत से हुई है, ये तो कहना गलती है ना भाई। और असमानताएं क्या क्या थी? देखो, सबसे पहले इसमें एक समानता आप लिखो। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो 12 गुनी बड़ी थी भाई, 12 टाइम बड़ी थी। किससे? मेसोपोटामिया से। ठीक है जी, मेसोपोटामिया से 12 गुनी बड़ी थी। और भारत से बहुत व्यापार होता था। उनसे, उनकी तरफ से नहीं, भारत की तरफ से बहुत व्यापार होता था। मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे, ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है जी। देन उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो हाईली अर्बन थी, मतलब बहुत शहरी थी। बट जो मेसोपोटामिया थी वो सेमी अर्बन थी। ठीक है, वहां पे गांव भी थे। तो क्या था, ये हाईली अर्बन थी। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन हाईली अर्बन। ठीक है जी, हाईली अर्बन इंडस वैली। और जो मेसोपोटामिया थी वो सेमी थी। एक डिफरेंस हो गया। मेसो क्या थी? सेमी अर्बन थी। ठीक है जी। हमने बोला था ना कि भाई कि इसकी जो गलियां हैं, सड़क है, वो समकोण पर काटती है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे काटती है। ठीक है, ये तो इंडस में था। जो आज के दिन हम चंडीगढ़ शहर देखते हैं, वहां पे हमने को देखने को मिलती है, अगर रिसेंट एग्जांपल देखें। बट जो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में ऐसी नहीं थी। वहां पे इरेगुलर सड़कें थी, मतलब एनिमिक थी। कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस था भाई, और वो अनप्लान्ड थी। ठीक है, मतलब एक तो प्लानिंग करके हम चलते हैं कि ऐसे बनाएंगे, ऐसा होकर, जैसे आज हम घर बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि हम यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, वहां पे ये करेंगे, वो एक प्लान हो गया ना। तो वो सब अनप्लान था, जितनी भी सड़कें थी इरेगुलर थी, अनियमित थी। तो ये भी डिफरेंस देखने को मिला। देन यहाँ पे जो भी था, जो जल की प्रणाली थी, निकासी प्रणाली थी, वो मेसोपोटामिया से बहुत अच्छी थी। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो सिंधु है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे जो अपना मेजरमेंट है, मेजरमेंट की जो वैल्यू थी वो एक समान थी। ठीक है, वो एक उसमें करते थे कि भाई 1 2 4 8 12। ठीक है जी, क्या क्या जी, 1 2 4 8, ये 64 तक जाते थे, मतलब 64 तक। और एक जो यूनिट का रेशियो होता था ना, वो होता था भाई 13.64 ग्राम। आप इतना याद मत करना है, बट ये है कि यहाँ पे जो भी माप तोल थे उसमें एक रूपता थी, बट वहां पे एक रूपता नहीं थी। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। तो डिफरेंस बहुत है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब चित्रात्मक थी। बट उसकी कीलनुमा थी। कीलनुमा कैसी? ऐसी होगी, ऐसे। ये वो ऐसी थी। जो यहाँ की मोहरें थी, जो सील थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी स्क्वेयर टाइप, मतलब वर्गाकार, ऐसे। बट जो मेसोपोटामिया में थी, मेसोपोटामिया में वर्गाकार नहीं थी। ठीक है, वहां पे वर्गाकार नहीं थी जो मौर्य थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल का कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है, बट मेसोपोटामिया में हमें टेम्पल का साक्ष्य भी मिला। टेम्पल, टेम्पल कहाँ थे? इंडस में थे? नहीं थे, इंडस में नहीं थे। टेम्पल कहाँ थे? मेसोपोटामिया में। कहाँ थे? मेसोपोटामिया में। ये जितने भी मैं ये लिखवा रहा हूँ ना डिफरेंसेस, ये आप ध्यान कर लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाता है। मेसोपोटामिया में पुजारी वर्ग का शासन था, मतलब पुरोहित का शासन था। बट सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो रिलीजियन था वो था पितृ सत्तात्मक। क्या था जी? पितृ सत्तात्मक। बट हमारे यहाँ पे माता जी को मानते हैं, तो यहाँ पे मातृ सत्तात्मक था जी। तो डिफरेंस तो बहुत थे यहाँ पे। देन उसके बाद किसी ने बोला कि ये कर्मिक विकासवादी सिद्धांत है। कर्मिक विकासवादी सिद्धांत मतलब पता है क्या होता है? जैसे ये मान लो क्रम से चलना, कि जो अवस्था है ना वो अवस्था ही आएगी। जैसे कोई शिशु है, देन उसके पास तरुण होगा, किशोर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक अवस्था होती है ना हर एक मनुष्य की, नवजात से लेके जब तक वो किशोर अवस्था के बाद वृद्ध नहीं होता, तब तक एक क्रम वाइज चलता है। ऐसे ही फेयर सर्विस ने या फिर हाल फेयर ने ये बोला कि ये भाई जो जो सिंधु सभ्यता है वो कार्मिक विकासवादी सिद्धांत पे काम कर रही है। मतलब सबसे पहले विलेज होगा, विलेज के बाद भाई ये अर्बन होगा, अर्बन के बाद सिविलाइजेशन होगा। मतलब पहले गांव, फिर नगर, और फिर शहर। क्या बोला इन्होंने? पहले तो विलेज, फिर नगर बनेगा, और नगर से फिर भाई ये महानगर लगा लो या फिर अर्बन लगा लो। सिविलाइजेशन मतलब पहले गांव, फिर नगर, फिर शहर बनेगा। ठीक है, जैसे साइट्स थी यहाँ पे, नल, कुल्ली, अमरी, जो कि पाकिस्तान में थी। इन्होंने ये बोला कि जो नल है, कुल्ली है, और अमरी है, ये हड़प्पा काल से भी पुरानी जो यहाँ पे वो गांव थे, ग्रामीण स्थल थे। हड़प्पा से भी पूर्व के ग्रामीण स्थल थे। कौन कौन से? नल, कुल्ली और अमरी। ठीक है, किसी ने बोला कि इसका जो ओरिजिन है वो सोती सिविलाइजेशन से है, सोती सभ्यता से इसकी उत्पत्ति है। उसमें थे अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल। ठीक है, तो उनका मानना था कि जैसे सोती संस्कृति ये है कि पहले वो ग्रामीण थी, और धीरे धीरे चल के वो आगे एक अर्बन या फिर शहरी सिविलाइजेशन बनी। ठीक है जी। देन उसके बाद हम यहाँ की कुछ किले देखते हैं कि जितने भी नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, डिवाइड कर रखे थे दो भागों में। एक को बोलते थे हम पश्चिमी दुर्ग, एक को बोलते थे हम पूर्वी दुर्ग। जैसे हो गया पश्चिमी दुर्ग
और पूर्वी दुर्ग। ठीक है जी। और इसके चारों ओर पकी हुई दीवार थी, मतलब चार दीवारी थी। ठीक है जी। इसमें तो रूलिंग क्लास रहती थी, जो रूल करते थे, रूलिंग क्लास होगी पश्चिमी दुर्ग में। और ये थोड़ा सा ऊंचा वाले क्षेत्र पे बनते थे। इसमें भाई कॉमन पीपल रहते थे यहाँ पर। कौन रहते थे? कॉमन पीपल रहते थे पूर्वी दुर्ग में। ठीक है जी। अब ना देखो कि सामान्य तो ये था कि जैसे ये पश्चिम दुर्ग हो गया, पश्चिम दुर्ग के चारों तरफ से चार दीवारी होगी, और ये हो गया पूर्वी दुर्ग। यहाँ पे कौन रहते थे? रूलिंग पीपल रहते थे, जो रूल करते थे। और यहाँ पे रहते थे कॉमन पीपल। ठीक है। बट यहाँ पे कुछ अपवाद थे, जैसे लोथल और सुरकोटड़ा में। जैसे ये पश्चिम दुर्ग हो गया, ये पूर्वी दुर्ग हो गया, इसके चारों तरफ ही बाउंड्री थी, चार दीवारी थी। कहाँ कहाँ था ये? लोथल में था और सुरकोटड़ा में। ये कहाँ पे लगता है? ये दोनों साइड गुजरात में लगती है, याद रखना। लोथल और सुरकोटड़ा। लोथल को तो इवन मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे ही एक नाम दिया है लोथल को, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी। देन उसके बाद चंदूगढ़ो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। चंदूगढ़ो, इसके दुर्ग के चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं मिली है, दोनों दुर्ग की तरफ। तो ये भी एक अपने आप में अपवाद है, चंदूगढ़ो। ठीक है जी। एक धोलावीरा में ना तीन दुर्ग मिले हैं, वेस्ट, मिडल और ईस्ट। धोलावीरा में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे आप कि लोथल सुलकोटड़ा में पश्चिम और पूर्वी दोनों दुर्ग के किनारे, मतलब चार, चारों तरफ एक चार दीवारी है। ठीक है। चंदोहड़ो में किसी की भी दुर्ग के पास कोई भी चार दीवारी नहीं है। ठीक है जी। देन उसके बाद हम एक एक साइड करते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और जब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक, महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो 1921 में इन्होंने की थी। तो माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1923 में। किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने कब की थी? 1923 में। और व्हीलर ने की थी 1946 में। कब की थी जी? 1946 में। ठीक है। ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी रिवर के किनारे है जी? रावी रिवर के किनारे है। ठीक है। रावी रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ था? आप बताओगे रावी का और ब्यास का, जो कि हमने पढ़ा था रोहतांग पास। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ एक बार, साथ साथ करके चलेंगे। रावी रिवर कहाँ था जी? रोहतांग पास। ठीक है जी। इसका प्रेजेंट नेम साहिवाल है। एक यहाँ पे जो पश्चिम दुर्ग था, हमने किया था ना पश्चिम दुर्ग, उसको ना व्हीलर ने, जो जिसने खोज की थी 1946 में, तो इसने इसका नाम माउंट एबी रखा था। क्या था जी? माउंट एबी। इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। यहाँ पे 12 अन्नाघर, जो कि छह छह की पंक्तियों में बने हुए थे। और इनके सबके दरवाजे ना रावी रिवर के ओर खुलते थे। ठीक है जी। कितने? 12 ग्रेनरी मिली है। ठीक है जी। 18 वर्गाकार चबूतरे मिले हैं। एक वुडन कोफरी मिली है, लकड़ी की कबर, जिसको बोलते हैं R37। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे भाई, मैं इंपॉर्टेंट ही लेके आऊं। देन एक स्ट्रोट पिगोट है। इन्होंने जो हड़प्पा को बोला था सेमी इंडस्ट्रियल सिटी, मतलब अर्ध औद्योगिक नगरी। क्या बोला था जी? ये याद करना भाई, इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट पिगोट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला था? सेमी इंडस्ट्रियल सिटी। क्या बोला था जी? सेमी इंडस्ट्रियल सिटी।
ठीक है जी। देन यहाँ पे मातृदेव की मूर्ति मिली है। ठीक है जी। पकी हुई ईंटों के आवास मिले हैं और तांबे के बर्तन मिले हैं, दर्पण मतलब शीशा मिला है। और एक देखो ये इन्होंने बोला कि एक बूढ़ा है, मतलब साधु बाबा बोले मूंछों वाले। क्या बोले इन्होंने? ब्रेडेड प्रिस्ट स्टैच्यू, बियर्डेड, बियर्डेड प्रिस्ट स्टैच्यू। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट्स थे जो हमने एक बार देख लिया है। ठीक है जी। और हाँ, एक और लिखोगे कि भाई, एक तो आप लिखोगे भाई जो, हाँ, एक तो आप लिखना कि एक हमें मिला है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र मिला। क्या मिला जी? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र, निकलते हुए गर्भ का चित्र। ठीक है जी। और एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र मिला, बर्तन पर मछुआरे का चित्र। ठीक है जी। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो हमने कर लिया। देन उसके बाद लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी जी? रंगनाथ राव ने। कब की थी ये? 1953 में। कब की थी जी? 1953 में। और ये भोगवा नदी के पास है। ठीक है। भोगवा जो गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, भोगवा होगी, भोगवा होगी, साबरमती होगी, नर्मदा होगी, दधार होगी, माई होगी, तापी होगी, ओरांग होगी, पार होगी। ये जब सब जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात मैंने जब हम उदय सीरीज कर रहे थे तो बताया था। जैसे ये तो है गल्फ ऑफ कच्छ, इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ। और जो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। क्या बोलते हैं जी? गल्फ ऑफ खंबात। जो लोथल है वो किसके किनारे है? भोगवा नदी के किनारे और गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है। लोथल को क्या बोलते थे हम? अब बताओगे आप लोथल को क्या बोलते थे? सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इसको मिनी हड़प्पा या फिर मिनी मोहनजोदड़ो बोलते हैं। ठीक है जी। मिनी मोहनजोदड़ो या फिर मिनी हड़प्पा। यहाँ पे बंदरगाह था जो कि मानव निर्मित था। ठीक है। इंपॉर्टेंट है बंदरगाह। अग्नि वेदिका मिली है यहाँ पे, फायर अल्टर्स मिले हैं। अग्नि वेदिका मतलब जिसमें हम हवन करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे कुंड मिले हैं वहां पे। शतरंज का खेल यहाँ पे हमने देखने को मिला है। यहाँ पे ना एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, इसलिए इसको मुर्दों का नगर भी कहा गया। कितनी है जी? 20 समाधियां मिली हैं और मुर्दों का नगर कहा गया। सती प्रथा के एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक है जी। आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य मिला है। ठीक है। मनका बनाने का कार्यशाला, जो मनके होते हैं ना, वो मिली है। एक बर्तन पर चलाक लोमड़ी और कौवे की कहानी मिली है। हड़प्पा में क्या मिली थी? एक बर्तन पर मछुआरे की। यहाँ पे क्या मिला है? एक बर्तन पर चलाक लोमड़ी और कौवे की कहानी। ठीक है। कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? एक तो मैन मेड डॉकयार्ड हो गया, मानव निर्मित बंदरगाह, मैन मेड डॉकयार्ड। ठीक है। फायर अल्टर अग्निवेदिका। ठीक है जी। और 20 ग्रेव समाधियां मिली है, 20 की। ठीक है। सत्य प्रथा के हमें यहाँ पे वो मिले। ये छोटे छोटे शॉर्ट
आप ये बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। और भाई किसके बने हैं? आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिलेगा, मनका बनाने के मिले। तो ये यहाँ से हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। देन चंदोहड़ो, ये अभी पाकिस्तान में लगता है। इसकी जो खोज है एच जे मजूमदार ने की थी 1931 में। किसने की थी? एच जे मजूमदार ने। कब की थी? 1931 में। और अर्नेस्ट मैके ने भी इसकी खोज की थी 1935 में। किसने की और की थी? अर्नेस्ट मैके ने। कब की थी? 1935 को। ये जो सिंधु नदी है उसके तट पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे कपड़े धोने के कुएं के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट, कपड़े धोने के कुएं के साक्ष्य। वक्राकार ईंटें, मतलब वक्राकार ईंटें पता क्या कैसे होती है? ऐसे होती है वक्राकार ईंटें। ये वहां से मिले हैं। लिपस्टिक और कंघी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है जी। किसकी? लिपस्टिक और कंघी के। मतलब वहां उस टाइम की भी औरतें अपना सिंगारदानी लेके चलती थी कि लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, ठीक है। चार पहिए वाली गाड़ी मिली है, इंपॉर्टेंट है, लिखोगे आप, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने पढ़ाया था, यहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं था, मतलब दुर्ग के ऊपर चार दीवारी नहीं थी, ठीक है। और वैसे समान्य तो ऐसे था, ठीक है। लोथल और सुरकोटड़ा में क्या था? ये ऐसे था। धोलावीरा में ऐसे था, पश्चिम, मध्यम और पूर्वी। तो ये यहाँ पे ये चंदोहड़ो के इंपॉर्टेंट जो साइड थे हमने वो देख लिए। देन मोहनजोदड़ो, इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार बाढ़ का कारण से बहुत से लोगों का यहाँ पे मृत्यु हुई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है जी। और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में। ये भी सिंधु नदी के तट पर है। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कैपिटल बोलते हैं, यहाँ मलेरिया के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जैसे आज हम ड्रेनेज सिस्टम करते हैं ना, मतलब ज्यादा पानी भर जाता है, एकदम बारिश आ जाती है, वहां पे वेल ड्रेनेज नहीं है, ठीक है, जल की निकासी नहीं है, तो यहाँ पे थी। कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है यहाँ से, ठीक है जी। और गले हुए तांबे का ढेर मिला है। विशाल सभा भवन मिला है यहाँ से, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, एक तो कांस्य की मूर्ति तो ये होगी, देख लो आप। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जॉन मार्शल थे ना, वो जो ग्रेट स्नानागार था ना, मतलब महान स्नानागार, वो तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्यगार था इसमें, कि हाँ ये भाई कैसे, ठीक है। किसने? जॉन मार्शल ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद करोगे, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन उसके बाद प्रत्येक घर में कुएं, प्रत्येक घर में कुएं थे। चिमनियों के साक्ष्य यहाँ पे मिले। किसके जी? चिमनियों के। चिमनी मतलब जो कि आजकल घरों में गैस के ऊपर लगाते हैं ना, वो जो सारी वो ले जाते हैं चिमनी, देखी होगी आपने, उसके साक्ष्य मिले। पशुपतिनाथ की मुद्रा मिली है जी, जो पशुपतिनाथ है, जो शिव भगवान को हम मानते हैं, उसकी मुद्रा मिली है। घोड़े के दांत के अभिलेख मिले हैं। और एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है, देख लो जी। ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगन, कालीबंगन मतलब बैंगल्स ऑफ, ठीक है जी। इसको कालीबंगा की चुड़िया बोलते हैं। इसकी भी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने एक सोती सप्ताह भी दी थी कि सबसे पहले ये ग्रामीण थी और धीरे धीरे चलकर ये अर्बन हो गई। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगन की अ, खोज की थी। कब की थी? 1935 में, 1953 में। और बीके थापर ने 1960 में की थी।
ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, घग्गर रिवर के किनारे है, इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। इसमें 7 हवन कुंड मिले हैं, 7 फायर अल्टर, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ऊंट की हड्डियां मिली हैं, तो अगर ये कालीबंगन राजस्थान में है तो वहां पे ऊंट तो होंगे ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है। एविडेंस ऑफ प्लगिंग फील्ड, जो तो है खेत के साक्ष्य। लकड़ी का हल मिला यहां से भाई, ठीक है। चना तथा सरसों की फसल, किस किस की, चना तथा सरसों की फसल। चना भी एक, ये बोलते हैं ना कि मिलेट है ये, तो यहाँ पे वो तो होने से रही, चावल बावल, तो चना और सरसों के फसल के साक्ष्य मिले हैं। ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट थी जो कालीबंगन की थी। देन बनवाली, जो कि हरियाणा की हिसार में है, आर एस बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी 1974 में। सबसे इंपॉर्टेंट है, नगर विकास प्रणाली का अभाव था, यहाँ पे कोई भी सड़कें समकोण पे काटती नहीं थी, इंपॉर्टेंट है भाई ये दो। और एक ये कि हर मकान में वॉश बेसिन था, मतलब हाथ धोने के लिए, मिट्टी का बना हल था। ये 3 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये याद करोगे। देन हरियाणा में राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, ठीक है जी। और यहाँ पे सिल्वर का जो, चांदी का है वो मुकुट मिला है, वो कुनाल गांव से मिला है, ठीक है जी। उसके बाद बागपत, जो कि सनौली उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां पे 125 कब्रों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। प्रत्येक को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया गया है, ठीक है जी। देन उसके बाद सुरगुरडा में इंपॉर्टेंट है, सुरगुरडा में जो कि गुजरात में है, वहां पे घोड़े के कंकाल मिले हैं। और डिक्लाइन बोला है कि अर्थक्वेक से डिक्लाइन हुआ सुरगुरडा का और कालीबंगन का, भूकंप से। अब भी पता नहीं कितने ये सच है कितने झूठ है। तो और भाई, हम्म ये इम्पोर्टेंट है कि भाई गुजरात में यहाँ से लोथल से धाल की फसली की साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद, तांबे का वस्त्र प्राप्त हुआ है, कॉपर फाउंड हुआ है दायमाबाद से, ठीक है जी। सबसे बड़ा इंडिया का तो राखी गढ़ी है, और वैसे देखो गनेरीवाल है, जो कि पाकिस्तान में लगता है गनेरीवाल, ठीक है जी। और जी, हाँ जी, एक ये करोगे, अली मुराद इज द इम्पोर्टेंट रूलर साइट लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मतलब जो अली मुराद है ना, अली मुराद एक ग्रामीण शख्स है जो कि पाकिस्तान में है, अली मुराद। जो एक जोकर है, कल्चर है, वहां से स्टेडियम मिला है, जोकर साइट है, वहां से स्टेडियम मिला है। अल्दिनो, ये करोगे, अल्दिनो नामक एक तटीय स्थल है जो कराची में है, ठीक है। कहाँ पे है, कराची में, अलादीनो, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। जो अरब सागर और सिंधु नदी के संगम तट पर स्थित है, कौन है जी, अल्दिनो। ये यहाँ की सारी साइट्स है, आप देख लेना एक बार। और जो कि क्या नाम लेते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आप करोगे। एक तो केरल नोदरो, जो गुजरात में है, ये नमक उत्पादन केंद्र है। क्या जी, ये नमक उत्पादन केंद्र है। ये किसी भी प्रश्न पत्र में आज तक पूछा नहीं गया है, मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नमक उत्पादन केंद्र है। देन उसके बाद बालू, जो कि हरियाणा में है, वहां से लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ जी, हरियाणा में बालू, वहां से क्या, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हमें, उसके लहसुन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद एक चीज और करते हैं हम, कि भाई जितने भी आभूषण थे, आभूषण के लिए यूज करते थे बहुत सारे मेटल्स यूज करते थे, जैसे लुपोइज करते थे, ठीक है जी। और कौन सा करते थे, क्वार्टराइज करते थे, ठीक है जी। स्टेटाइट करते थे, ये एक मुलायम पत्थर होता था, स्टेटाइट, ठीक है जी। क्या होता जी, मुलायम पत्थर होता था स्टेटाइट। सॉफ्ट होता था, मेटामॉर्फिक रोग था ये, कौन सा जी, मेटामॉर्फिक रोग। इससे ही सारे मन के मोती बनाते थे ये, ठीक है जी।
ठीक है, ये मैंने आपको एक बार पूरा माइंड दे दिया है। आप देख लेना कौन कौन सी है। रोपड़ है, बनावली, मिताथल, राकीगढ़ी, आलमगीर, कालीबंगन, सुरकुरड़ा, लोथल, दहमाबाद, रंगपुर, प्रभास पाटन, देशलपुर, धोलावीरा, अमरी, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल। तो ये सारी हमें मैंने साइट दे दी है। तो हम अब से जब हम अपनी क्लास को अंत कर रहे होंगे अपनी क्लास का, तो हम एक श्री भगवत गीता जी का एक श्लोक का जो अर्थ है हम वो पढ़ेंगे। तो इसमें है कि श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रियों पर सेम रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है और शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस ऑफिशियल, ये आप यहाँ के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है जी।